हैं कि 100 रुपया मीटर लीटर लेके जाता है, और खैबर पख्तूनख्वा की भी ये सूरत है। नजला तो पंजाब पे हमारे साथ ये ज्यादती है ना, कैसे एरिए, उसके बाद फिर भी हम पूरी गाली भी पंजाब खा रहे, सारा कुछ पंजाब को दिया, उसके ज्यादती हो रही है, उसके बावजूद ही हम अपने बलोच भाइयों के लिए ये सब कुछ कुर्बानी देने को तैयार है कि पाकिस्तान मजबूत होना चाहिए, मुल्क बाजे। बाकी जो शर पसंद रास्ते रहे उनके लिए तो समझता हूँ कि ये चाहे सरकार भी है वो भी किरदार अदा करें, सिर्फ ये ना कहें कि एक तरफ मैं खुद बलोच हूँ, मेरा ताल्लुक भी मेरा भाई इलाका केट से है, हम दस के रहने वाले लोग हैं, हमारे अबाजाद मेरे रिश्तेदार भी हैं, हम कभी भी ये नहीं कर सकते। मगर बदकिस्मती है कि वो हमें भी बलोच नहीं समझते। हमारी तो हमने कौमी असेंबली में भी हर फोरम पे कहा है कि उनके साथ बैठो। दस्ती साहब हमारे साथ रहे, हमारे साथ रहे, लाइन पर रहे, हमारे साथ हैं सरदार गुलाम मुस्तफा खासकली साहब, रहनुमा है, मरकजी रहनुमा है APML के। जिस तरह दस्ती साहब कह रहे हैं कि ये आमरीयत क्या सारा जो किया हुआ है उनको अब संभालने में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जमहूरी हुकूमत को टाइम तो लग रहा है, और अब जो एक पैकेज दिया गया था आगाज हुकूक बलूचिस्तान का, वो उस पर इंप्लीमेंट होना शुरू हो गई, अब बलोचों को मिलना शुरू हो गया। पर मैंने वही सवाल किया, क्या ये पैकेज वो है कि 3 रुपए 3 पैसे आज फिर बिजली का यूनिट महंगा हो गया? मुझे दस्ती साहब के लिए बहुत एहतराम है, लेकिन देखें सर, क्लियर बात है मुगेरी साहब के यहाँ पे एक आदमी हुकूमत में आता है तो वो कहता है कि मुझे टाइम नहीं मिला। भाई सब माशाल्लाह ये ग्रेजुएट असेंबली के लोग हैं, टाइम टेन्यूर है ही 5 साल का, तो उनको 4 साल तो मिल गए, 4.5 साल हो गए, बल्कि अभी आखिरी साल में हम जा रहे हैं, तो इससे ज्यादा टाइम तो फिर आमरीत की तो सोच ये लोग रखते हैं। पर वो 9 साल का टाइम तो आपको भी जनरल परवेज मुशर्रफ को भी था ना, तो उन्होंने बलूचिस्तान के लिए क्या किया? एक ये भी सवाल है ना। जनरल परवेज मुशर्रफ साहब ने ये किया कि बलूचिस्तान की जो ये आगाज हुकूक की बात करते हैं, आगाज हुकूक तो परवेज मुशर्रफ साहब के ज़माने में शुरू हुए, और आप जाएं उस ज़माने की देखें, उसका काम था पैसा लाना, उसका काम था डोनर लाना, उसका काम था इन्वेस्टर लाना। कहाँ इन्वेस्ट हुई? हाँ, ये एक सवाल है कि इन्वेस्ट हुई कहाँ? अगर डोनर लाए, इन्वेस्टर लाए, क्वेश्चन ये है कि हुई कहाँ और क्यों नहीं हुई। तो उसकी देखें, घर के बड़े का काम होता है चीजें ला के घर के फर्दों को देना, वो परवेज मुशर्रफ साहब ने किया। अब ये काम करना था बलूचिस्तान के तहसील नाज़िम को, जिले नाज़िम को, सूबाई असेंबली के मेंबरान को, कौमी वो तो सारे जनरल साहब के मनपसंद लोग थे। सर देखें, ये आप कहते हैं मनपसंद, नहीं, जो हमने तो खुद देखा है। अभी भी जनरल साहब के अगर मनपसंद लोग हैं तो ये दस्ती साहब वाले हैं जो पीपल्स पार्टी को डील करके वो लाए। मनपसंद है तो ये है, वो तो अवाम ने मुंतखब किए। अब देखो, अवाम चौधरी शुजात साहब जैसे आदमी को मुंतखब कर देती है, तो जनरल परवेज मुशर्रफ क्या चौधरी शुजात सियासतदान नहीं है? भाई मैं तो कहता हूँ बेचारे को बात करना नहीं आती। नहीं, बात करना अलग बात है, पर उसको देखो ना, बात यह है कि बड़ी मोहतरत के साथ कि हमारे सियासतदान मुल्क नेशनल लेवल के जो लीडरान हैं उनके लिए जरूरी है अंग्रेजी आना, उनके लिए जरूरी है जी बैनुल अक़वामी ताल्लुकात कायम पे उबूर रखना। देखें, परवेज मुशर्रफ साहब में ये क्वालिटी है, मानना पड़ेगा आज नहीं तो कल, कि ये उन 4 लीडरान में है, हजरत कायद आज़म मोहम्मद अली जना, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो, शहीद ईरानी बेनज़ीर भुट्टो साहबा, और चौथे पाकिस्तान को एजाज है तो परवेज मुशर्रफ साहब के। दस्ती साहब क्या कहेंगे? आज तो सरदार गुलाम मुस्तफा खासकली ने कहा कि इस मुल्क में 4 लीडर थे, कायद आज़म मोहम्मद अली जना, जुल्फ़िकार अली भुट्टो और मोहतरमा शहीद भुट्टो, उसके बाद हैं तो लीडर वो है परवेज मुशर्रफ साहब हैं, और मनपसंद लोग भी आप ही हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। दस्ती साहब जी, मैंने आपसे सवाल किया कि खासकली साहब फरमा रहे हैं, APML के मरकजी रहनुमा हैं, वो कह रहे हैं कि मनपसंद लोग जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है परवेज मुशर्रफ की, और 4 लीडर ही हैं मुल्क के अंदर, एक कायद आज़म मोहम्मद अली जना और परवेज मुशर्रफ और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो। मुझे तो इन भाई की समझ नहीं आई कि ये तो मुशर्रफ की जो तारीफ कर रहे हैं ये हमारी समझ से बाहर है कि जिसने पूरे मुल्क का सत्यानाश किया, सारा उसका गांजा उसने तबाह किया, वो एक लानती शख्स था, यकीन माने उसने पूरे सिस्टम को बर्बाद किया। उसकी तारीफ करना तो कुफ्र का साथ देने वाली बात है, कुफ्र वाली बात है। जस्टी साहब, अगर उसने खराब किया है तो आप अभी उनके कोई करप्शन को साबित करें। बीबी ये मुल्क में ना आती तो पाकिस्तान कब का ये खत्म हो चुका था। उसने खून दे के इस वक्त को इस माँ में पाकिस्तान को बचाए। एक तरीक
ठीक है। दूसरी तरफ है कि अगर ये लोग खुद भी ना बैठे तो हम क्या करें। पूरी कोशिश कर रही है कि मतलब इस सख्त हालात में हमने इस मुल्क को गले लगाया और बहुत बड़ी कुर्बानियां देकर सबके लिए हमने जो हमारे लोगों ने कुर्बानियां दी है, बलोचों के लिए भी दिया है, तो हम उसके लिए हम आगाज हकूक उसने क्या किया, उसने बुगटी साहब को शहीद कर दिया, उस पर तो लानत आनी चाहिए। आप उसकी फिर बात करते जैसे पूरे बलोचिस्तान को आग में डाला। आज आपके अल्फाज से पूरी बलोच कौम को तकलीफ होगी कि ऐसे लानती की तारीफ करके हमें शर्म आती है वैसियत भर करके, मगर कम अज कम उसका जो किया है आज बड़ी मोदरत के साथ आज कितने बलोच शहीद हो रहे हैं सर, वो कौन कर रहा है? आज तो परवेज मुशर्रफ साहब नहीं कर रहा है, आज तो आप शहीद कर रहे हो। किसको? बलोचों को। आज जो आए दिन लाशें गिर रही हैं। किया है ना उसका, उसने तो इसके जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार भी परवेज मुशर्रफ साहब है ना। हम तो उसी की जो सारा सिस्टम था, जब वहाँ फौज भी की, सारा निजाम किया, तो अब उसके लिए तो हम काम कर रहे हैं कि वो नौजवानों को रोजगार, अमन की तरफ, उनकी डेवलपमेंट, ये सारा कुछ हम उस तरफ जा रहे हैं। उनसे बैठने को भी तैयार है, बात भी करें। ये तो सारा काम तो उसने 9 साल में मारा है, तो अब हमारे लिए तो मसाइल है, हम उसको जी सिद्दीकी साहब की तरफ आऊंगा, अपना दस्ती साहब, सिद्दीकी साहब की तरफ आऊंगा। सिद्दीकी साहब, अब जिस तरह ये तो जब भी बात होती है तो इल्जाम तराशी की बात होती है, आप पीपल्स पार्टी के या किसी भी जमहूरी सोच पसंद लोगों से बात करते हैं तो वो तो कहते हैं कि जी जो 9 साल का किया कराया एक जनरल साहब की बात थी, उसको हमें संभालने में टाइम लगता है। आप क्या समझते हैं कि अब जो बलोच रहनुमा जो ये मुतालबा कर रहे हैं कि बहुत से बलोच रहनुमा जो मेरे प्रोग्राम में भी आकर उन्होंने कहा कि ठीक है जी, वो हुकूक जो बलोचों को मिलने चाहिए आज तक नहीं मिले, वो मिले तो उसके बाद दुरुस्त हो सकती है, कोई ना कोई मुफाहमत की बात हो सकती है। वजह यह है मेरा भाई, देखें सरदार जो है ना, पीछे अच्छे सरदार अच्छे भी हैं, मैं सबको ये नहीं कहूंगा, वो सरदार भी हैं जो बलोचिस्तान की तरक्की नहीं चाहते, आवाम को उन्होंने जाहलियत। दस्ती साहब, मैं सिद्दीकी साहब की तरफ जा रहा हूँ, सिद्दीकी साहब हमारे साथ हैं, उनसे सवाल कर रहा हूँ, तो आप लाइन पे रहिएगा। जो वहाँ रहने वाले वो सिर्फ सियासत कर रहे हैं, और सियासत मैं समझता हूँ वो बैठे पाकिस्तान के खिलाफ वो बात करते हैं, कभी वो पाकिस्तान का क्या, ये चीजें अच्छी है। और इससे पूरी देखो बलोच की मिसाल है कि वो कभी आप पीछे जी जी दस्ती साहब सिद्दीकी साहब को सुनते हैं जी। अब हुआ मसला ये है कि दस्ती साहब जरा मेहरबानी कीजिए, मुझे भी बोलने की इजाजत दीजिए जी। आपका बहुत शुक्रिया, आपका बहुत मैं इज्जत और एहतराम करता हूँ। बात यह है कि जो बलोच हमारे सूबा है, इसके साथ नेग्लिजेंस की तारीख काफ़ी पुरानी है। ये पार्टीशन से पहले से ही निगलेक्ट होता चला रहा है और होता चला गया, लेकिन इसकी डेवलपमेंट के लिए पिछले दिनों में जो काम किए गए, जैसे कोस्टल हाईवे बनाई गई, जैसे मीरानी डैम बनाया गया, जैसे सेंडेक कॉपर प्रोजेक्ट को अपलिफ्ट किया गया, जिस तरह से और इस तरह के कई प्रोजेक्ट्स हैं जो वहाँ पर लाए गए। और इसके अलावा सबसे बड़ी बात गवादर का जो हमारी पोर्ट है, वो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है उसको अपलिफ्ट करने के लिए। और इसके अलावा जो वहाँ पे सरदार साहिबान हैं, उन्होंने जो खासेदार रखे हुए हैं, उनको जो सैलरीज वगैरह, मतलब उनको एक सिस्टम है, उसके सिक्योरिटी फोर्स वो रखते हैं और पेमेंट उसकी गवर्नमेंट करती है। अब देखना ये है कि ये तमाम रिसोर्सेज जो गवर्नमेंट मुहैया कर रही है, इसका एक आम बलोच तक कैसे पहुंची या नहीं पहुंची। प्रॉब्लम ये होता है कि एक आम आदमी, एक सादा बलोच आदमी, सिंपल बलोच, वो इन तमाम नेमतों से महरूम रहता है। तो हमें एक सिस्टम एक ऐसा इवॉल्व करना पड़ेगा जिसके अंदर हुकूमत के मुहैया करदा जो है वो वसाइल वो आम आदमी तक पहुंचे, और हमें अंग्रेज का राइज करदा वो निज़ाम डिस्कार्ड करना पड़ेगा जिसके अंदर उन्होंने नवाब अफकलात को एक बेस बना के बलूचिस्तान को काबू किया हुआ था। अब इन बेसिस को हमें ख़त्म करना पड़ेगा। अब हमें एक आम आदमी तक पहुंचना पड़ेगा, एक आम बलोच की बात सुनना पड़ेगी, उसको हमने जाके तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है। और जब तक उसके अंदर सेंस ऑफ सिक्योरिटी नहीं आएगी, जब तक वो ये फील नहीं करेगा कि वो निगलेक्टेड नहीं है, जब तक वो ये फील नहीं करेगा कि वो मेन स्ट्रीम में आ गया है, जब तक वो ये महसूस नहीं करेगा कि वो पाकिस्तान का उतना ही अच्छा शहरी है जितना कि पाकिस्तान में बसने वाला कोई दूसरा आदमी, जब तक बलूचिस्तान का मसला हल नहीं होगा। और ये चीज़ अभी मैं जब आपके स्टूडियो में आ रहा था तो गुजरते हुए मैंने खबर सुनी कि 60% सैलरीज राइज दे दिया गया है हमारे जो असेंबली में साहिबान तशरीफ फरमा है। अब मुझे बताइए इसका असर मासिस के ऊपर, आवाम के ऊपर क्या होगा? क्या महंगाई सिर्फ इन लोगों के लिए हुई है? मैं बहुत सख्ती से इस चीज को कंडेम्ड करता हूं, मुस्तरद करता हूं।
हम आवाम के खादिम हैं या आवाम का खून चूसने वाले हैं? जी, आप छोटा सा ब्रेक के बाद यकीनन सिद्दीकी साहब इन्हीं इश्यूज पे बात होगी और हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं जमशेद दस्ती साहब और स्टूडियो में मौजूद हैं सरदार गुलाम मुस्तफा कासकेली और जो है सिद्दीकी साहब। ब्रेक के बाद आएंगे तो इसी चीज पे बात करेंगे कि आखिर बलूचिस्तान का मसला कैसे हल हो और खास तौर पे जो मुल्क में महंगाई है, क्या ये महंगाई एक हुकूक आगाज बलूचिस्तान का हिस्सा है या मुल्क में एक नया बुरान पैदा होगा? इस पे आप वेलकम बैक नाज़रीन, आपको खुशामदीद कहता हूं अपने प्रोग्राम में। और ब्रेक से पहले जिस तरह मैंने बात की थी और उस वक्त सिद्दीकी साहब ने बड़ी अहम नुक्ते पे बात की थी कि आखिर कौमी असम्बली में बैठे हुए वो मोअज़्ज़ज़ अराकीन जो 60% की तो बात करते हैं और उसके साथ साथ अब जिस तरह पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो रहा है, बिजली की कीमतों में इजाफा हो रहा है, आखिर मुल्क का क्या होगा? क्या बलूचिस्तान के लोग, पंजाब के लोग, सिंध के लोग और खैबर पख्तूनख्वा के लोग जो इस सोच पे मजबूर हैं कि आखिर अब उनके हुक्मरान दोबारा इनके पास वोट मांगने जाएंगे, क्या नया पैकेज होगा या ये मसनूई एक बुहरान होगा, उसको बाद में हल किया जाएगा? पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं और फिर कोई पार्टी जब ऐलान करती है कि हम अब हुकूमत से बाहर जाएंगे तो फिर पेट्रोल की कीमतें कम की जाती हैं। और अब ब्रेक के बाद हमने ज्वाइन किया है इसरार अब्बासी साहब ने, रहनुमा हैं तहरीक इंसाफ के। इसरार अब्बासी साहब, आपको भी खुशामदीद कहता हूं मैं। और हमारे साथ यकीनन जमशेद दस्ती साहब भी टेलीफोन लाइन पर होंगे। जमशेद दस्ती साहब, जमशेद दस्ती साहब अगर लाइन पर हैं तो उनसे भी बात करेंगे, अगर नहीं है तो फिर दोबारा कोशिश करें कि उनको लाइन पे दें तो उनसे भी बात करें। पर इसरार अब्बासी साहब, बात हो रही है बलूचिस्तान के हुकूक के हवाले से कि बलूचिस्तान के हुकूक और बलूचिस्तान के लोगों को किस तरह मनाया जाए और किस तरह उनको पैकेज दिया जाए। पैकेज का ऐलान होते हैं, इम्प्लीमेंट नहीं होती। जब भी किसी भी सियासी जमात से बैठ के बात करते हैं तो वो वही बात होती है कि जी पिछलों का किया कराया है, अब हम इसको दुरुस्त कर रहे हैं। शुक्रिया आफ्ताब भाई। सबसे पहले तो मैं माजरत चाहता हूँ, किसी मजबूरी की वजह से मैं थोड़ा सा ताख़ीर से पहुँचा। बलूचिस्तान के इशू जितना सेंसिटिव है उतना ही उसके ऊपर हमने नेग्लिजेंस का मुजाहरा किया और जितनी भी गवर्नमेंट्स आई, चाहे वो सिविलियन थी या डिक्टेटरशिप थी, उसमें उसको नज़रअंदाज किया गया। आज वो एक टर्मोइल इतना बड़ा हो चुका है। मैं बहैसियत पॉलिटिकल वर्कर ये समझता हूँ कि बलूचिस्तान का मसले के लिए डायलॉग्स ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस होने चाहिए। प्रॉब्लम ये है कि जो बाइकआउट हुआ था लास्ट इलेक्शन का, उसका सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट पड़ा वो बलूचिस्तान में पड़ा और जो असल नुमाइंदे थे बलूचिस्तान के वो असेंबली से बाहर बैठे हुए। इसीलिए जो बलूचिस्तान असेंबली है या बलूचिस्तान से जो MNAs है नेशनल असेंबली के अंदर। सर, आप तो इसरार साहब ये कह रहे हैं कि असल नुमाइंदे बाहर बैठे। मेरे डॉक्टर हई बलोच से बात हुई है, अपने प्रोग्रामों में बातचीत होती रहती है मुख्तलिफ। वो तो ये कह रहे थे जब हम असेंबली में थे तो तब भी हमारे उस वक्त के हुक्मरान जो आज मुल्क से बाहर बैठे हुए, उस वक्त के हुक्मरान भी हमारे सुनते नहीं थे, इस कान से सुनते थे, इस कान से निकल जाती थी बात। तो इम्प्लीमेंट तो किसी बात पे नहीं होती। नहीं आता भाई, देखें उसमें फर्क ये था कि उस वक्त एक सो कॉल्ड जमहूरियत थी। आज आप इस सिस्टम को जितना भी बुरा कहें, इस गवर्नमेंट को जितना भी बुरा कहें, पीपल्स पार्टी को, लेकिन एट द लास्ट ये है तो एक